हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप बहुत तोड़फोड़ तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर एस्पायरिंग लैब टेक्नीशियंस एंड I welcome you all to Virtus Biomedicine presents Lab Technician Vacancy Preparation course. Myself Saurav and I'm here to help you guys cruise through the whole syllabus of MLT ताकि जब भी आए सरकारी नौकरी की वैकेंसी के फॉर्म्स आप रहें एग्ज़ाम रेडी एवरी टाइम एवरी फेयर। ठीक है, यहाँ पर मेरा टास्क क्या है, मेरा टारगेट क्या है, आपको पूरी MLT का सिलेबस टिप्स पे रटवा देना। और आपका टास्क क्या होना चाहिए, उनके नोट्स बनाकर एकदम शानदार तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर आप पढ़ते चलेंगे, अगर आप एकदम बढ़िया तरीके से मेरे पेस पर पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा थोड़ा स्लो है, थोड़ा फास्ट है, या फिर कुछ कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि स्लो फास्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी कंटेंट आपके लिए ला रहा हूँ एकदम सोच समझ के ऑन टाइम। ठीक है, जिस टाइम पे जो आना चाहिए उसी टाइम पे आ रहा है, ना ज़्यादा लेट ना ज़्यादा पहले आ रहा है। और ये सारी चीज़ें एंड में जाके कंपाइल होकर बहुत बढ़िया मटेरियल बन जाएगा आपके लिए। ये कहीं पर भी इसका कंपैरिजन भी अवेलेबल नहीं है, इसका कंपैरिजन करना भी पाप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एक तरफ पेड कोर्सेज जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर भी इतनी बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो बायोकेमिस्ट्री की मशीन्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। मेनली हम बात करने जा रहे हैं एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, ये जो सारी मशीन्स हैं ये सारी किसी ना किसी फिज़िक्स के प्रोसेस से चलती हैं। और ये फिज़िक्स के प्रोसेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। आप बोलोगे सर फिज़िक्स के प्रोसेस थोड़ी ना, ये तो केमिस्ट्री के प्रोसेस है ना। तो बेटा ये सारे जो प्रोसेस हैं वो फिज़िक्स में भी आते हैं और केमिस्ट्री में भी कवर हो जाते हैं। सारी जो साइंस है, साइंस बेटा साइंस है। ठीक है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री वहाँ नहीं चलता, साइंस इज़ साइंस। ठीक है, ये जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हमने डिराइव करे थे बहुत टाइम पहले, ठीक है, दुनिया वालों ने बहुत टाइम पहले ये जो एनालिटिकल टेक्निक्स डिराइव करी थी वो काम आ रही हैं स्पेसिमन के प्रोसेसिंग में। ये सारे इतने रिएजेंट्स लगे पड़े हैं, ये सारे रिएजेंट्स जब एक साथ यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये रिएजेंट एस्पिरेशन प्रोब इनमें से रिएजेंट निकालता है और ये स्पेसिमन, ये खून का सैंपल हम यहाँ पर कप्स में लगा देते हैं। ये सैंपल एस्पिरेशन प्रोब इसमें से सैंपल को निकालता है, ये भी इधर ले जाते हैं और ये भी इधर ले जाते हैं। इन दोनों की जब इंटर मिक्सिंग होती है तो यहाँ पर रिएक्शन होके एक कलर आता है। जब वो कलर आता है उस कलर को डिटेक्ट करती है मशीन। जब मशीन उस कलर को डिटेक्ट करती है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, रिज़ल्ट कि यूरिया कितना है, शुगर कितनी है, LDH कितना है, SGOT कितना है, SGPT कितना है, प्रोटीन कितना है। ये सारी चीज़ें हमको पता लग जाती हैं। कैसे? लाइट से। जब लाइट वहाँ से पास करती है तो यहाँ से एक वैल्यू जनरेट होती है। जब ये इन कप्स से ये जो यहाँ पर जो मिक्सिंग हो रही होती है, जो रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन कप्स से जब लाइट पास करती है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है इसमें और कुछ लाइट आगे चली जाती है। जब लाइट आगे चली जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। जो इन कप्स में ऑब्जॉर्ब हो जाती है लाइट उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब लाइट। एब्जॉर्ब्ड लाइट जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा उस चीज़ का कंसनट्रेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उठाया हमने ये LDH का, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लो कोई ऐसा, हाँ बिलीरुबिन लो। ठीक है, बिलीरुबिन का ये मान लो हमारे पास बिलीरुबिन या क्रेटिनिन का ये हमारे पास क्या है, रिएजेंट है। ठीक है, ये रिएजेंट उठा के यहाँ पर इस कप में लेके गए और जिस बंदे का टेस्ट करना है बिलीरुबिन उसका ब्लड का सैंपल उठा के इसमें लेके गए। ये ब्लड सैंपल है आदमियों का और ये क्या है, रिएजेंट। रिएजेंट उठा के लेके गए इसमें और ब्लड सैंपल उठा के लेके गए इसमें। इन दोनों में जब इन दोनों को जब यहाँ पर उठा के लेके गए, यहाँ पर एक कप होगा, यहाँ पर एक कप रखा हुआ होगा, उस कप में क्या होगी, रिएक्शन होगी। उस कप में जब रिएक्शन होगी तो एक लाइट उसमें से पास करी जाएगी। जब उस लाइट को पास किया जाएगा तो वो लाइट इस कप में थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो मटेरियल है कप में थोड़ी सी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ लाइट को जाने देगा। ये जो लाइट चली गई इसको डिटेक्ट करने के लिए एक यहाँ पर मशीन लगी होगी। ये जो मशीन है इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। इससे हमको पता लगेगा कि लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो गई है
और कितनी ट्रांसमिट हो गई है। अगर ये जो कप, ये जो रिएक्शन वाला जिसमें हो रहा था, ये जो कप जितनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब क्या है, उतना ज़्यादा बिलीरुबिन है हमारे पास यहाँ पर खून के अंदर। तो इंटरेस्टिंग लगा ना। ये है मशीन हमारे पास। इसका बड़ा वर्जन देखना है तो मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। हम इसको ऑपरेट करते हैं कहाँ से, हम इसको ऑपरेट करते हैं यहाँ से। ये सारा हमारे पास पैनल होता है ऑपरेशन का, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और ये क्या है, सैंपल, यहाँ पर इसकी सैंपल की क्या है, प्लेसमेंट यहाँ पर दर्शाई गई होती है। ये आदमियों के सैंपल रखे हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा। और ये मशीन यहाँ पर क्या है, हमने इसके ढक्कन यहाँ पर लगा दिए। ये ढक्कन, ये ढक्कन, ये ढक्कन, ये ढक्कन। यहाँ पर क्या हो रखे होते हैं, रिएजेंट्स, और यहाँ पर क्या रखे होते हैं, सैंपल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज बहुत प्यार प्यार से पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज थोड़ा लेक्चर हो सकता है लंबा और बनेगा थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। पुरानी यादों को जगाना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर आपको प्यार से सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। 6 तरह के फोटोमेट्रिक मेथड हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फ्लोरोमेट्री, और यहाँ पर हमारे पास ये हैं लास्ट के 3, केमिल्यूमिनेसेंस, टर्बिडिमेट्री एंड नेफ्लोमेट्री। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं आपको 1 बाय 1 मैं समझा देने वाला हूँ बेटा। इन पे बेस्ड एमसीक्यू आते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, इन पे बेस्ड एमसीक्यू आते हैं। आपको अगर कहीं पर मिले हो तो कमेंट डाउन ज़रूर कर देना कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा लेक्चर देखो, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा सिर के ऊपर से जा रहा है, पर आई एम डैम श्योर कि मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ ताकि आपको ऐसा बिल्कुल फील ना हो कि लेक्चर सिर के ऊपर से जा रहा है। मैं आपको सारा कुछ समझा के ही ये लेक्चर कंप्लीट करने वाला हूँ। एक बाय एक सारी चीज़ आपके दिमाग में उतार दूंगा। तो सीट की जो मतलब बेल्ट है, कुर्सी की जो पेटी है, प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट्स, ठीक है। आप अच्छे से बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, एक साइड में बैठ के अपना पेन पेपर ले लें और यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड बोलकर जय माता दी का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रोसेस क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और ये जो प्रोसेस है क्या है, ये किस पर बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल देखो। हम लोग ना प्रिंसिपल पढ़ने वाले, ये मेथड पढ़ने वाले हैं और इसका प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख तो दी हैं, पर आगे सेम चीज़ें यहाँ पर सारी मतलब यहाँ पर दिखा रखी हैं। तो हम लोग यहाँ पर दोबारा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। कंपोनेंट जो पार्ट पुर्जे हैं, जो पुर्जे हैं उस प्रोसेस को करने के, जो उस चीज़ को करने के, परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है, ठीक है। इस पर हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा जल्दी। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ कलर सब्सटेंसेस दैट अब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। अच्छा ठीक है, मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि ये है रिएजेंट और ये है हमारे पास आदमी का खून का सैंपल। यहाँ से सैंपल उठाता है मशीन, इधर ले जाती है। यहाँ से सैंपल उठा के मशीन इधर ले जाती है। यहाँ से रिएजेंट उठा के मशीन इधर ले जाती है। इन दोनों को जब एक जगह जाके मशीन मिक्स करती है तो यहाँ पर इस कप में रिएक्शन हो रहा होता है। तो इसी रिएक्शन को यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या बता रहे हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस कलर्ड सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर जब रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, तो यहाँ से जब लाइट पास की तो कुछ वेवलेंथ की लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली और कुछ वेवलेंथ की लाइट को जाने दिया। आगे मीटर लगा होता है, मीटर रीड कर लेता है लाइट कितनी आई, कम लाइट आई तो हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो गई। एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हुई तो इसके हिसाब से हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है जो टेस्ट करी गई है मशीन के द्वारा, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ये हमारे पास क्या है, ट्यूब पड़ी है, ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन के अंदर हम लोग पता लगा रहे हैं बिलीरुबिन कितना है, लाइट गई, लाइट जितनी एब्जॉर्ब होगी, जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा बिलीरुबिन यहाँ पर हम लोग को पता लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए लिखा है अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। समझ में आया क्या बेटा?
ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कब, 12th में, 11th में, और काफ़ी हद तक आपने डिग्री में भी इन सारी चीज़ों को बार बार से रिपीट करके पढ़ रखा होगा। ठीक है। लाइट सोर्स को हम लेंस से पास करते हैं। लेंस से जब पास करी, कन्वर्जिंग लेंस है तो लाइट को कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करके किस पे गिरा दी इसने लाइट, प्रिज्म पे। प्रिज्म लाइट के अलग अलग कलर्स को तोड़ के विबग्योर बना देता है। ठीक है, विबग्योर बना देता है। तो उसमें से हम लोगों ने एक वेवलेंथ सिलेक्ट कर ली। जब हमने एक वेवलेंथ सिलेक्ट की तो उसको हमने सैंपल से पास करवाया। जब सैंपल में से पास करवाया तो कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई सैंपल के अंदर, रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बिलीरुबिन ढूंढ रहे हैं, तो बिलीरुबिन ने इतनी लाइट एब्जॉर्ब कर ली। अब जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा बिलीरुबिन उतना ज़्यादा रहेगा क्या ब्लड में, जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उसकी रीडिंग यहाँ पर आ जाएगी, तो बिलीरुबिन ज़्यादा हमको दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या बेटा? इसी तरीके से हम नेक्स्ट पर जब चाहते हैं, नेक्स्ट पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर्स लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय ग्राउंड स्टेट एटम्स। ग्राउंड स्टेट पे जो एटम है वो जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उतनी रीडिंग बताएगा। ग्राउंड स्टेट पे जो एटम है वो जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर रीडिंग बताएगा। ये देखो, ये है हमारे पास सैंपल, इसको एस्पिरेट करके नेब्यूलाइज़र में ले गए। नेब्यूलाइज़र क्या करता है, इसको एटोमाइज़ कर देता है। सैंपल को क्या कर देता है, चीज़ों को क्या कर देता है, एटोमाइज़ कर देता है। यहाँ पर क्या कर देता है, एटोमाइज़ कर देता है। यहाँ पर क्या है, हॉलो कैथोड फ्लेम। कैथोड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा कमेंट में बता दो बेटा, कैथोड क्या होता है अगर आपने पढ़ा हो तो। कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज का रिजर्वॉयर, नेगेटिव चार्ज का रिजर्वॉयर, और इस पे क्या है, पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। क्या, कैथोड रे यहाँ पर फेंकी गई और यहाँ पर एटोमाइज़र फ्लेम है, एटोमाइज़ कर देगा क्या, यहाँ पर क्या कर देगा, एटोमाइज़ कर देगा क्या। आगे क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, वहाँ से लौट के ग्राउंड स्टेट पे दोबारा आएंगे। ग्राउंड स्टेट का एटम जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, लाइट का पैटर्न जनरेट होगा और मोनोक्रोमेटर मतलब लाइट की सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर एक लाइट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और लाइट को जाने दिया जाएगा। यहाँ पर जो लाइट डिटेक्ट होगी उसके हिसाब से आपको क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट पता लग जाएगा। ठीक है, ये सारी तो हो गई गहरी मतलब थोड़ी डीप वाली बातें, और ये काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से भी जाएंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा डीप में इन चीज़ों को स्टडी नहीं किया होगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो समझ में आया होगा, ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लोरोमेट्री मतलब आपको नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए सबके, इसलिए मैंने सबका मेंशन कर रखा है। फ्लोरोमेट्री में क्या होता है, एटम एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड एमिट लाइट्स ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर देता है। सैंपल जो है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बड़ी वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर देता है। ये रहा हमारे पास फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जिनॉन लैंप है, यहाँ से लाइट निकली मिरर पे गई, मिरर से गई और यहाँ पर मोनोक्रोमेटर, ठीक है, इस पे गई और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, लाइट को स्प्लिट कर दिया। यहाँ से एक मोनोक्रोम लाइट को ले लिया। जब मोनोक्रोम लाइट को सिलेक्ट कर लिया, ये पर्पल कलर का जो मिक्सचर है, सैंपल है, इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और लंबी वेवलेंथ की लाइट को जाने दिया। ठीक है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया और अपने से थोड़ी लंबी वेवलेंथ की लाइट को जाने दिया। वेवलेंथ जब लंबी हो जाती है मतलब क्या होता है, एनर्जी कम हो जाती है। वेवलेंथ लंबी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। कम एनर्जी वाली लाइट को फिर से मोनोक्रोमेटर पर डाल दिया गया। उस लाइट के बहुत सारे हमने शेड्स निकाल लिए। बहुत सारे शेड्स जब निकले उनमें से भी एक शेड सिलेक्ट कर लिया। शेड सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर उसको रीड कर लिया कि भाई कितना रीडिंग आ रहा है, तो उतना रीडिंग यहाँ पर दे के मशीन आउटपुट निकाल देती है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा?
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। उसके बाद केमिल्यूमिनेसेंस, ये आपको आराम से समझ आ जाने वाला है। केमी मतलब केमिकल, ल्यूमिनेसेंस मतलब जगमग जगमग होना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन पर जब लाइट जलती है, केमिकल रिएक्शन होने पर जब लाइट जलती है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, दुनिया वाले केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। Chemical reaction that produces light usually involves oxidation of luminal acridinium esters and dioxetanes। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इल्यूमिनेटर्स होते हैं जो ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करते हैं। ये सारे यहाँ पर क्या हैं, पार्ट्स हैं उस चीज़ के, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इल्यूमिनेटर, ये देखो हमारे पास ये क्या है, एंटीबॉडीज़ हमने लगा रखी हैं। ये सारी क्या है, एंटीबॉडीज़। ये क्या है, एंटीजन। और ये क्या है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो जगमग जगमग करवाने वाले हैं रिएक्शन के बाद, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, जगमग लेबल्ड चीज़ें ही जगमग करवा सकती हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हमारे पास ये जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अभी लाइट नहीं लगी होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जगमग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आधों पर क्या है, एंटीजन है, आधों पर क्या है, इल्यूमिनेटर है। जब यहाँ पर आपने फाइनली प्रोसेस करवा दिया तो हर जगह पर इल्यूमिनेटर रह गए, तो यहाँ पर जगमग लाइट दिखने लगेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ल्यूमिनेसेंस। बहुत ही भोले तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि भोले भोले बच्चों को सीधी बातें दिमाग में समझ आ जाएं। दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक लाइट जगमगाती है, तो उस लाइट जब जगमगाती है तब हमको लगता है पता कि जो रिएक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है। टर्बिडीमेट्री मेथड की बात करते हैं। मेजर reduction in light transmission by particles in suspension, measures reduction in light transmission by particles in suspension। अब टर्बिडीमेट्रिक की बात क्या होती है, टर्बिड होना क्या होता है, टर्बिड का मतलब क्या होता है, दुनिया वाले टर्बिडिटी को क्या बोलते हैं, धुंधलापन बोलते हैं। टर्बिडिटी को क्या बोलते हैं, धुंधलापन बोलते हैं। लाइट सोर्स इस लेंस से, स्लिट से, लेंस नहीं है ये स्लिट है, ठीक है, इससे पास करी, और यहाँ पर क्या है, मोनोक्रोमेटर, ठीक है, प्रिज्म हो सकता है, ठीक है। इसमें एक लाइट दे दी, और यहाँ पर ये जो हमारे पास टेस्ट वाला स्पेसिमन पड़ा है, सैंपल पड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। ये सेल्स जो हैं वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ लाइट को क्या है, जाने देंगे। अगर ये लाइट सीधी चली गई, इसको हम बोलते हैं टर्बिडीमेट्रिक मेथड। अगर ये लाइट सीधी होके ना गई और इसको 90 डिग्री के एंगल पे डाल दिया तो इसको बोलेंगे हम नेफ्लोमेट्रिक मेथड। इसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्लोमेट्रिक मेथड। मतलब टर्बिडीमेट्रिक एंड नेफ्लोमेट्रिक ये दोनों भाई हैं क्या, बिल्कुल भाई हैं। सिमिलर टू टर्बिडीमेट्रिक बट लाइट इज मेजर्ड एट एन एंगल फ्रॉम द लाइट सोर्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नेफ्लोमीटर, ठीक है। जो स्पेसिमन है, जो सैंपल है, ये जो सैंपल है, सैंपल और लाइट के बीच में अगर कोई एंगल नहीं है, सीधा पड़ा है, तो ये हो गया हमारे पास टर्बिडीमेट्रिक का रिजल्ट। अगर कुछ एंगल के ऊपर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, नेफ्लोमेट्रिक मेथड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बेटा, आ रही है तो हमारे पास यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, क्लियर ना हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है और कौन सा पार्ट आपको क्लियर हो रहा है। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को सारे को डिस्कस कर लेंगे एक और बार, ताकि प्यारे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये चीज़ कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पूरे लेक्चर की यही है, विजिबल लाइट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आइए, ठीक है। विजिबल लाइट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आइए। एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग लाइट विजिबल लाइट विद तो हम यहाँ पर एक सेकेंड इसको थोड़ा देखते हैं।
हम्म, चलिए इसको हम देखते हैं विजिबल लाइट को, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट होती हैं बेटा, ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए हमको इसको एकदम पे अटेंशन करके पढ़ना चाहिए। ये देखो इतनी कूल टेक्निक मैं लाया हूँ याद करने के लिए कि आपको ये सारी चीज़ें रटनी ही नहीं पड़ेंगी। आप सिर्फ एक सर्कल बनाओगे, उसमें 6 डब्बे मारोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका एकदम क्लियर हो जाने वाला है सारी चीज़, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को कि जो वेवलेंथ है अगर 350 से 430 होगी तो कलर क्या होगा लाइट का? लाइट का कलर हो जाएगा वॉयलेट। अगर 430 से 475 होगी तो ब्लू कलर की लाइट हो जाएगी। 475 से 495 अगर वेवलेंथ होगी तो हमारे पास क्या है, ब्लू ग्रीन लाइट आएगी। अगर लाइट की वेवलेंथ 495 से 505 है तो ब्लू ग्रीन कलर की लाइट हमारे पास हो जाएगी। अगर लाइट की वेवलेंथ 505 से 555 है तो यहाँ पर ग्रीन तरह की लाइट हो जाएगी। अगर 555 से 575 है तो येलो ग्रीन लाइट हमारे पास दिखती है। अगर वेवलेंथ लाइट की हो 575 से 600 के बीच, यहाँ पर येलो लाइट हमको नज़र आती है दुनिया वालों। तो यहाँ पर आगे जब 600 से 650 जब वेवलेंथ होती है लाइट की तब हमको संतरा रंग नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद जब 670 से 700 की लाइट होती है तब रेड कलर हमारी नेचुरल ह्यूमन आइज़ को दिखता है, ठीक है। जब ये चीज़ें, जब ये लाइट्स एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, ठीक है, जब इतनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती हैं तो लाइट ट्रांसमिट भी होती है। मैंने आपको बताया था ना, फिर से दोबारा चलते हैं, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। ये रिएजेंट है, ये इंसान का खून का सैंपल है, रिएजेंट लेके गए इधर, इसमें क्या टेस्ट करना है, मान लो शुगर टेस्ट करनी है, शुगर का रिएजेंट लेके गए इधर, जो इंसान का खून है उसका सैंपल लेके गए इधर, और ये हमने एक ट्यूब में मिक्स करवा दिया, रिएक्शन करवा दिया, फिर हमने इससे एक लाइट पास करवा दी। लाइट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी इसमें उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा किसका, शुगर का। शुगर उतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्या, उतनी ज़्यादा शुगर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इतनी ज़्यादा शुगर होगी, जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई उतनी ही ज़्यादा शुगर होगी, तो यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ लाइट ट्रांसमिट भी तो हो रही है ना आगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर वायलेट लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसके सामने वाली लाइट येलो लाइट यहाँ पर ट्रांसमिट होगी। पहले यहाँ पर ये देख लो आप, ठीक है, आप पहले ये देख लो, वायलेट एब्जॉर्ब हुई तो येलो ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। ब्लू एब्जॉर्ब हुई तो ऑरेंज ट्रांसमिट हो जाएगी, ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब हुई तो रेड ऑरेंज ट्रांसमिट हो जाएगी, ग्रीन ब्लू एब्जॉर्ब हुई तो ऑरेंज रेड ट्रांसमिट हो जाएगी, ग्रीन एब्जॉर्ब हुई तो रेड ट्रांसमिट हो जाएगी, येलो ग्रीन हुई तो वायलेट रेड ट्रांसमिट हो जाएगी, येलो हुई तो वायलेट ट्रांसमिट हो जाएगी, अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब हुई तो ब्लू ट्रांसमिट हो जाएगी, रेड एब्जॉर्ब हुई तो ग्रीन ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपको रेड कलर का डायमंड दिख रहा है, मेरा डायमंड तो छूट गया यार मेरे कॉलेज में, क्या बताऊँ, मेरा डायमंड तो मेरे कॉलेज में छूट गया, कॉलेज में नहीं छूट गया यार, कॉलेज छूट गया तो डायमंड भी छूट गया ना। चलो कोई बात नहीं, अब उस चीज़ को लेके दुखी नहीं होते हैं, डायमंड फिर आ जाएगा, डायमंड से आपकी बात भी करवा देंगे, ठीक है। इंसिडेंट लाइट अगर वाइट लाइट है तो वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, 7 कलर की लाइट में से इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर ली और कौन सी लाइट ट्रांसमिट कर दी, ये बताओ मेरे को। इसने बाकी सारी लाइट्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और लाल कलर की लाइट को क्या कर लिया, ट्रांसमिट कर दिया। जो कलर हमको दिख रहा होता है, जो कलर हमको दिख रहा होता है वो चीज़ वही लाइट को क्या कर रही होती है, ट्रांसमिट कर रही होती है, तभी तो वो नज़र आ रही है ना। अरे जो कलर हमको दुनिया वालों नज़र आता है, जो कलर हमको नज़र आता है वो लाइट ट्रांसमिट कर रही है वो चीज़। अगर कोई चीज़ हमको काली नज़र आती है, ब्लैक, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ब्लैक कलर को ट्रांसमिट कर रहा है और बाकी सारी लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमको वाइट नज़र आती है, ये वाइट नज़र आती है,
तो इसमें क्या है, ये सारी लाइट्स को क्या कर रहा है, प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रॉपरली ट्रांसमिट कर रहा है, इसीलिए वाइट कलर हमको नज़र आता है। अगर कोई चीज़ लाल दिखती है तो वो लाल कलर को ट्रांसमिट कर रहा है, बाकी सारी लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कोई ग्रीन दिखता है तो वो ग्रीन कलर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट कर रहा है, और बाकी सारे को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका एक सिंपल ट्रिक था, ठीक है, वो मैं आपके लिए ले आया हूँ कि अगर यहाँ पर वायलेट एब्जॉर्ब करेगा, अगर आप यहाँ पर इसको बना लेते हो VBGYOR, अगर आप इसको ऐसे याद रख लेते हो VBGYOR, तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि वायलेट जब एब्जॉर्ब होगा तो येलो ट्रांसमिट होगा, जब येलो एब्जॉर्ब होगा तो वायलेट ट्रांसमिट हो जाएगा, जब ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो रेड ट्रांसमिट हो जाएगा, जब रेड एब्जॉर्ब होगा तो ग्रीन ट्रांसमिट हो जाएगा, जब ऑरेंज ट्रांसमिट होगा तो ऑरेंज एब्जॉर्ब होगा तो ब्लू ट्रांसमिट हो जाएगा, जब ब्लू ट्रांसमिट एब्जॉर्ब होगा तो ऑरेंज ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको आगे जाके और एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखो, फॉर एग्जांपल आपको ऑरेंज ऑरेंज क्यों दिखता है, क्योंकि इस संतरे ने क्या किया, इस संतरे ने बाकी सारी लाइट्स को क्या कर लिया, अपने अंदर भीतर समा लिया। इस संतरे ने बाकी सारी जितनी भी लाइट्स हैं इसको भीतर समा लिया, और सिर्फ संतरी लाइट को क्या किया, बाहर फेंक दिया दुनिया वालों को दिखाने के लिए। ठीक है, जो चीज़ें कीमती होती हैं वो दुनिया वालों से बताई जाती हैं क्या? कमेंट्स में लिखो। जो चीज़ें कीमती होती हैं वो दुनिया वालों को बताई जाती हैं क्या? नहीं बताई जाती। तो इसके लिए बाकी सारे कलर क्या थे, कीमती थे, और जो कीमती नहीं था इसने दुनिया वालों को दिखा दिया। इसने दुनिया वालों को अपना रंग कौन सा दिखाया, संतरा, लेकिन हमको पता है ये कौन कौन से रंग अपने अंदर छुपा के बैठा है। ये सारे रंग इसने अपने अंदर छुपा लिए हैं। इसने ये सारे रंग क्या कर लिए हैं, एब्जॉर्ब कर लिए हैं, और एक ही रंग ये ट्रांसमिट कर रहा है जो ये नहीं चाहता कि दुनिया वाले जाने। ठीक है, बाकी सबको छुपा लिया है और दुनिया वालों को सिर्फ ऑरेंज रंग बता दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या बेटा? देखो, लाइट ऐसे एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये लाइट यहाँ से गई और लाइट थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, थोड़ी डिम होती जा रही है। एक साथ तीनों में से हमने लाइट पास करवाई, यहाँ से लाइट बीम छोड़ी। पहले में तो एब्जॉर्बेंस 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर आ रहा है 5। ठीक है, 3 देन 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्यूबिट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर ये सारी लाइट्स आ रही हैं तो अगर ग्रीन फिल्टर लगा दिया जाए तो ग्रीन लाइट बाहर चली जाएगी। ठीक है, आगे अगर वायलेट फिल्टर लगा दिया जाए तो वायलेट लाइट तो यहाँ पर आई ही नहीं ना, वायलेट तो यहाँ पर आई ही नहीं, तो वायलेट आगे कैसे जाएगी? तो यहाँ पर हमारे पास लाइट का ये लोचा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? अगर कोई चीज़ वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करेगी तो येलो लाइट को ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, क्यूवेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्यूवेट के अंदर सैंपल रखा हुआ है। अगर वो वायलेट लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर क्या है, येलो लाइट को क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या बेटा? ये देखो, ठीक है, ये सारी लाइट्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और इन लाइट्स को क्या कर दिया, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का है हमारे पास, ये सारी लाइट्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और इस लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, वेवलेंथ की बात करते हैं हम लोग। वेवलेंथ यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो वेवलेंथ है 220 से 380, 380 से 750, 750 से 2000, ये वेवलेंथ जो है ये अलग अलग तरह की वेव्स की वेवलेंथ है। ठीक है, ये यूवी रेज के पास वाली वेवलेंथ है, और ये क्या है, विजिबल वेवलेंथ है। जो लाइट्स हमको दिखती हैं दुनिया में ये उनका वेवलेंथ है। 750 से 2000 ये क्या है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ है। ठीक है, देखो कई बच्चे ना सेकंड लेक्चर पे आएंगे और सेकंड लेक्चर पे देखेंगे यार बहुत ज़्यादा खतरनाक पढ़ा रहा है ये मास्टर। ठीक है, इतना ज़्यादा खतरनाक तो अपन ने पढ़ना नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा वैसा। तो मैं आपको बता दूं
कि ये सारी चीज़ें सिर्फ लेक्चर नंबर 2 तक सीमित हैं, इसके आगे हम लोग ऐसी कोई चीज़ पढ़ने वाले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आप -1 करवाओ, इससे अच्छा क्या है +1 करवा के आगे चल सकते हो मेरे साथ, ठीक है। नियर अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड, ये है वेवलेंथ की टाइप्स बता दी आपने। कॉमन लाइट सोर्स क्या है, अगर इतनी वेवलेंथ चाहिए लाइट की तो कॉमन लाइट सोर्स क्या है, ड्यूटेरियम और मरकरी आर्क, ठीक है। अगर इतनी वेवलेंथ चाहिए तो कॉमन जो लाइट सोर्स है वो ये सारे हो सकते हैं। अगर इतनी वेवलेंथ चाहिए तो कॉमन लाइट सोर्स क्या हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। और क्यूबिट कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, क्वार्ट्ज की यूज़ कर सकते हैं इसमें, और बोरोसिलिकेट की यूज़ कर सकते हैं विजिबल में। जब भी विजिबल वेवलेंथ से, देखो जो हम लोग लैब में भी यूज़ करते हैं वो बोरोसिलिकेट की ही होती है। बोरोसिलिकेट की जो है हमारे पास ये इतनी ज़्यादा मतलब काम वाली क्यूबिट्स होती हैं जो सारे ही विजिबल स्पेक्ट्रम के रिएक्शंस को दिखाने में परफेक्टली अपना रोल अदा करती हैं। तो जितनी भी हमारे पास कप्स या फिर वायल्स पड़ी होती हैं वो सारी बोरोसिलिकेट की ही मैक्सिमम होती हैं, ठीक है। बात समझ में आई क्या बेटा। आगे चलते हैं हम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। क्रोमेटोग्राफी क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC एंड GC, ये 3 तरह की मेनली क्रोमेटोग्राफी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा। ये 3 तरह की क्रोमेटोग्राफी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था जो मेन 6 तरह के लाइट डिटेक्टिंग मेथड्स हैं, ठीक है। ये लाइट का खेल हो रहा था, ठीक है। ये सारा क्या हो रहा था, लाइट को डिटेक्ट करने का खेल चल रहा था कि लाइट कितनी डिटेक्ट हुई उस हिसाब से हम लोग आंसर दे देंगे। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है हमारे पास जो कलर होता है, ठीक है, उसको रन करवाते हैं। जो मटेरियल होता है उसको कलर करने के बाद रन करवाते हैं, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम लोग क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग उसको क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं। पर मेनली जो सारे जितने भी क्रोमेटोग्राफी हैं, ठीक है, वो क्या है, ओल्ड टाइप क्रोमेटोग्राफी हैं। इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान नहीं चाहिए होता, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के बीच कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं चाहिए होता है हमको, वो सारा हम यूज़ करते हैं कब, इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पर। वो सारा हम कब यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पर, ठीक है। अभी क्रोमेटोग्राफी हम पढ़ ले पहले अच्छे से, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता है। सैंपल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सैंपल अप्लाई करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट होता है, विजुअलाइजेशन होता है, स्कैनिंग होता है, डेरिवेटाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, फोटो डॉक्यूमेंटेशन, स्कैनिंग एंड फोटो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, सॉर्बेंट कोटेड ग्लास और प्लास्टिक प्लेट, क्लोज्ड कंटेनर, सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग को चाहिए होती हैं। यूज़ क्या है इसका, स्क्रीनिंग टेस्टिंग फॉर ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ इन यूरिन, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यार हमारे पास इसी तरीके से आगे आ जाता है HPLC, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ये भी हम लोग HPLC यूज़ करते हैं किसके लिए, HbA2 के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम लोग HPLC यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट, पंप, इंजेक्शन, पोर्ट, कॉलम, डिटेक्टर और रिकॉर्डर चाहिए होता है। चिंता मत करो, आपको लग रहा होगा मैंने ऐसे ही निकाल दिया, ये सिर्फ मैं आपको ऊपर की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं इसको डिटेल में ही समझाने वाला हूँ, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती गैस क्रोमेटोग्राफी में वो भी आपने देख ली। उसके बाद आइए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको बोलते हैं TLC, ठीक है। TLC यहाँ पर क्या है, सैंपल इसको यहाँ पर डाल दिया सैंपल को, ठीक है। उसके बाद TLC चैम्बर में हमने डाल दिया। TLC चैम्बर में जब हमने डाला तब समय आने पर ये अलग अलग जो कलर्स हैं, देखो ये जो हमने सैंपल डाला ना, ये जो हमने यहाँ पर स्पेसिमेन डाला ना,
इंजेक्शन से, इसको पहले ही हमने कलर कर रखा है, इसको पहले ही हमने कलर कर रखा है। कैसे? अलग अलग डाइज से, ठीक है। इसमें डीएनए कंटेंट होगा वो अलग डाई से स्टेन्ड हुआ होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अलग डाई से स्टेन हुआ होगा, इसमें लिपिड कंटेंट अलग डाई से स्टेन हो रखा होगा। ये सारी चीज़ें जब अलग अलग डाई से स्टेन हो रखी हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जाएगा तो यहाँ पर ये जो स्लाइड है इसके ऊपर ये क्या होगा, रन होगा। क्या होगा? रन होगा, ठीक है। उसके बाद ये आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने 2 डॉट्स लगा दिए आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स की प्रोग्रेस, और आगे बहुत ज़्यादा टाइम की बाद की प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद एक फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है और कंपोनेंट भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये जब हमने इस सॉल्वेंट में डुबाया था, इस सॉल्वेंट में जब हमने डुबाया था, ये सॉल्वेंट भी आगे यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, और ये 3 डॉट्स यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होगे, ये सॉल्वेंट यहाँ तक पहुँचा है, ये सॉल्वेंट कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। अगर आप देखो, ये है एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है। फास्ट आपको मैं तैयारी करवाने की प्रॉमिस की है मैंने, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। अगर मैं हर चीज़ के एकदम डिटेल में घुसने लगा तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पर ही मैं आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर बना सकता हूँ, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी पे ही बहुत लंबा लेक्चर खिंच जाएगा। आप चाहते हैं अगर ऐसा हो कि क्रोमेटोग्राफी में बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाऊं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। ऊपर से अगर आपको समझ में आता है तो आपका काम वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया, उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूं, तो वो काम भी हम लोग कर सकते हैं। उसके डिटेल्ड लेक्चर्स में साइड बाय साइड अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा एकदम सारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। आप बता सकते हैं, कोई भी पॉइंट अगर आपको कवर अच्छे से नहीं हो रहा, मैं उस पर एकदम डिटेल्ड लेक्चर बना सकता हूँ, ठीक है। वैसे भी अगर हम वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आपने सारा सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ रखा है। अगर वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो आपने सारी डिग्री अच्छे से कर रखी है, सारा सिलेबस अच्छे से निपटा रखा है, तो ये जो बेसिक बातें हैं अब ये आपको पता ही होंगी, ठीक है। उसके बाद HPLC के जो मतलब मेन मशीन्स हैं, उनका जो वर्क फ्लो है वो कैसे चलता है HPLC का, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है सॉल्वेंट पंप। उसके बाद यहाँ से हम लोग सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। HPLC कॉलम है, यहाँ पर कलर्स का काम होता है, यहाँ पर डिटेक्शन होती है, डिटेक्शन के बाद यहाँ पर वेस्ट फेंक दिया जाता है, उसके बाद डाटा यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ये है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की स्ट्रिप, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? ये है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की स्ट्रिप, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC की अगर फुल फॉर्म भी आए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, HPLC की फुल फॉर्म बता दो तो आप बता देना हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बाकी प्रोसेस थोड़ा बहुत आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सॉल्वेंट को पंप ने खींचा और यहाँ से हमने इंजेक्ट कर दिया सैंपल को इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिप पे सैंपल चल गया। स्ट्रिप पे जब सैंपल चल गया उसके बाद हमारे पास डिटेक्टर में आके ये क्या चल गई, वैल्यू हमारे पास कंप्यूटर में सेव हो गई और यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास वेस्ट जो है एक साथ डिपॉजिट हो गया। ये सारी चीज़ें, ये गैस क्रोमेटोग्राफी है। वहाँ पर हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे थे, बस यहाँ पर हमने गैस यूज़ करनी है बेटा, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, गैस यूज़ कर लेंगे। सेम आगे 2 स्टेज रेगुलेटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं। सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं तो कॉलम में घूम के यहाँ पर सैंपल रिएक्ट करता है और आगे जाके यहाँ पर रीडिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास गैस वाला एक और आप डायग्राम देख लीजिए। यहाँ से हमने सैंपल इंजेक्ट किया, यहाँ से गैस आई, ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने ये कॉलम घुमा के, ये गैस वाले में होता है सिर्फ, ठीक है, एकदम कॉइल्ड वे फैशन में यहाँ से सैंपल ट्रैवल करके डिटेक्टर के पास जाता है, ये गैस वाले में होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल HPLC है उसमें सीधा डायरेक्ट निकल जाता है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? तो यहाँ पर
इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। एनालिटिक टेक्निक्स, और एनालिटिक टेक्निक्स पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 तरह की मेनली हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इनको हम बात करते हैं। तो आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बारे में तो हम यार बचपन से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि यार इलेक्ट्रोड्स जैसे एनोड होता है और कैथोड होता है, उसको हम पावर सप्लाई देते हैं तो जो एनोड है उसके अगल बगल एनायन जमा हो जाते हैं, और जो कैथोड है उसके अगल बगल कैटायन जमा हो जाते हैं। जो कैथोड है वो नेगेटिव रॉड होती है और जो एनोड है वो पॉजिटिव रॉड होती है। पॉजिटिव के अगल बगल नेगेटिव जमा हो जाता है और नेगेटिव के अगल बगल क्या हो जाता है, पॉजिटिव जमा हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। क्या ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड वर्क के बारे में, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोमेट्री, ऑस्मोमेट्री के बारे में आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए। ये सारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये हम डिटेल्ड में अभी अभी देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड कर रहे होंगे। ये समझ लीजिए आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, आपको मैं बता दूं फिर से, ये हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, आयन का डेपोजिशन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के बाद, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार ऑस्मोमेट्री बता दूँ, ठीक है। डिटरमाइंस ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। ये क्या डिटरमाइन करता है, ऑस्मोलैरिटी बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? हम लोग इसको सीधा सीधा अगर एक लाइन में देखें तो ये ऑस्मोलैरिटी को डिटरमाइन करता है, किस पे बेस्ड है, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बेस्ड है। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे 12th में, याद है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ते थे उसमें आता था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी को ऑस्मोमीटर में चेक करते हैं। उसके बाद आ गए हम लोग अपने सारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन करने पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या है, जो पॉजिटिव आयन है वो कैटायंस होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, मूव करते हैं कैथोड की तरफ, जो क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कैटायंस नेगेटिव रॉड की तरफ मूव करते हैं, और ये जो कैथोड है वो क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? जो नेगेटिव आयन्स हैं जिनको एनायन बोलते हैं, वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। बात समझ में आई क्या बेटा? ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का हमारे पास सिंपल फंडा होता है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की स्ट्रिप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की स्ट्रिप है। इसके ऊपर जब हम प्रोटीन की इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, सीरम प्रोटीन की इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, सीरम प्रोटीन को जब स्ट्रिप पे डालते हैं, सीरम प्रोटीन को जब हम स्ट्रिप पे डालते हैं, और स्ट्रिप पर डालने के बाद जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पैटर्न आता है। एल्ब्यूमिन इतना, अल्फ़ा 1 इतना, अल्फ़ा 2 इतना, अल्फ़ा बी मतलब अल्फ़ा बी नहीं, बी इतना, उसके बाद गामा ग्लोबुलिन इतना। ये सारे क्या है, प्रोटीन हैं बॉडी के। ये जो ब्लड प्रोटीन्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पर कितनी कितनी वैल्यूज़ में प्रेजेंट है, उसके हिसाब से इसका ग्राफ बन के आ जाता है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है, ये ज़्यादा होता है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये क्या है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इतनी मात्रा में प्रेजेंट हैं। ये जो बीटा ग्लोबुलिन्स होते हैं, या फिर ये हमारे पास जितने भी बीटा ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे इतनी मात्रा में प्रेजेंट हैं। अल्फ़ा 2 ब्लड प्रोटीन्स इतनी मात्रा में प्रेजेंट हैं। अल्फ़ा 1 ब्लड प्रोटीन इतनी मात्रा में प्रेजेंट है। ये सारे जितने भी प्रोटीन्स हैं, ये इनके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। अल्फ़ा 1 प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, HDL, TGB, थायरोक्सिन, देखिए ये हमारा थायरोक्सिन ग्लोबुलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, अल्फ़ा 1 लिपोप्रोटीन। अल्फ़ा 2 में क्या कौन से आते हैं, हेप्टोग्लोबिन, सीरोप्लाज्मिन, अल्फ़ा 2 मैक्रोग्लोबुलिन। इसमें क्या आते हैं, बीटा में कौन कौन से आते हैं, ट्रांसफेरिन और बीटा लिपोप्रोटीन।
प्रोटीन, ठीक है। और गामा क्या है, गामा तो इम्यूनोग्लोबुलिन ही होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास A1 इंक्रीज़ हो जाए, जब ब्लड प्रोटीन में A1 ब्लड प्रोटीन इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है, बिलरी सिरोसिस का आशंका होता है, जॉन्डिस का आशंका होता है, हमारे पास मल्टीपल माइलोमाज की दिक्कत हो सकती है, किडनीज डिजीज़ लाइक नेफ्रोसिस की परेशानी हो सकती है, अक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस मतलब कोलोन, कोल मतलब कोलोन और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। ये 6 चीज़ें हो सकती हैं जब भी आपके साथ दिक्कत हो अल्फ़ा-1 ग्लोबुलिन प्रोटीन के बढ़ जाने की। ये जो हमारे पास ये प्रोटीन, जब ब्लड प्रोटीन बढ़ता है तब ये 6 दिक्कतें हो सकती हैं बॉडी में। जब ये कम हो जाता है, जब अल्फ़ा-1 प्रोटीन कम हो जाता है, जब ये प्रोटीन कम हो जाता है ब्लड में, तो कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है बॉडी में, किडनी डिजीज़ लाइक नेफ्रोसिस हो सकता है, अक्यूट हिमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, जुवेनाइल पल्मोनरी एम्फीसीमा हो सकता है। एम्फीसीमा क्या है, ये हमारे पास एल्वियोलाई से रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है, एल्वियोलाई के वॉल से रिलेटेड डिजीज़ है। और यहाँ पर ये देखो, ये जो अल्फ़ा-1 ग्लोबुलिन है इसका बढ़ा हुआ हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। नॉर्मली कैसे होता था, नॉर्मली इस तरीके से था क्या, अब बढ़ा हुआ है तो कैसे दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। ये सारे ब्लड प्रोटीन को मेज़र करने की चीज़ें हैं। एल्ब्यूमिन ज़्यादा दिखता है, अल्फ़ा-1 प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन्स हैं, ये ब्लड के अंदर प्रोटीन्स पड़े होते हैं। ये 5 तरह के प्रोटीन होते हैं ब्लड के अंदर। ये 5 तरह के ब्लड प्रोटीन में से कौन सा प्रोटीन बढ़ गया तो कौन सी बीमारी होगी, कौन सा प्रोटीन कम हो गया कौन सी बीमारी होगी, यही सारी डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अल्फ़ा-2 ग्लोबुलिन अगर बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, किडनी डिजीज़, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ड्यू टू एन इंक्रीज इन एक्यूट फेज प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये अल्फ़ा-2 ग्लोबुलिन कम हो जाए तो विल्सन सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म और लिवर डिजीज़ अक्कर व्हेन लिवर फंक्शन इज़ डिफेक्टिव। जब लिवर फंक्शन डिफेक्टिव होगा तो लिवर डिजीज़ की आशंका हम लोग लगा सकते हैं। ये हमारे पास ये दिक्कतें हो सकती हैं जब अल्फ़ा-2 ग्लोबुलिन कम हो जाता है ब्लड में। अल्फ़ा-2 ग्लोबुलिन ये रहा, इसका ग्राफ ज़्यादा दिख रहा है तो कौन कौन सी दिक्कतें हो जाएंगी, ये वाली हो जाएंगी। अगर कम हो जाए तो ये वाली दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तीसरे ब्लड प्रोटीन की बात करते हैं तो ये है हमारे पास बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है। अगर ये बढ़ जाए ब्लड में तो हमारे पास बिलरी साइरोसिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म और नेफ्रोसिस तक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर ये कम हो जाए तो माल न्यूट्रिशन की समस्या हमको दिखती है, किडनी डिजीज़ लाइक नेफ्रोसिस भी हो सकता है। ये है बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन इन ब्लड। ये ब्लड प्रोटीन बढ़ जाए तो कुछ इस तरीके से ग्राफ में शो हो जाता है। अगर गामा ग्लोबुलिन कम हो जाए ब्लड में तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, ए गामा ग्लोबिनीमिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एंटीसिपेट कर सकते हैं। अगर बढ़ जाए गामा ग्लोबुलिन ब्लड में तो हिपैटिक डिजीज़ लाइक साइरोसिस, मल्टीपल माइलोमा, क्रोनिक इन्फेक्शन, एसएलई सिस्टेमिक ल्यूपस, ये हमारे पास ये डिज़ीज़ खतरनाक वाली डिजीज़ होती है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है आगे। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसी डिजीज़, ल्यूकेमिया, वेल्डनस्टॉर्म्स, मैक्रोग्लोबिनीमिया, ठीक है, मैलिग्नेंसीज लाइक हॉडकिन लिम्फोमा एंड लिम्फोमास, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या बेटा, ये सारी डिजीज़ हो सकती हैं जब गामा ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ दिखे ब्लड के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग ने प्रोटीन, जब ब्लड प्रोटीन की जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की तो ये सारी वैल्यूज़ हमको निकल कर आ गई। जब हमने हीमोग्लोबिन की इलेक्ट्रोफोरेसिस की तो हमारे पास, जब हीमोग्लोबिन की इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो जब नॉर्मल अडल्ट की हीमोग्लोबिन होती है तो उसमें सिर्फ HbA तरह का हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन अलग अलग तरह का हो सकता है, HbA, HbF, HbS, HbD, HbG, या फिर HbA2, HbC, HbE या फिर HbO, ये इस तरह का हीमोग्लोबिन हो सकता है। जब नॉर्मल, एकदम नॉर्मल होता है आदमी तब उसके अंदर HbA ही होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब नॉर्मल बच्चा पैदा होता है उसमें 2 तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं, HbF और HbA। अगर सिकल सेल बीमारी से जूझ रहा हो,
सिकल सेल बीमारी से जूझ रहा हो तो उसके अंदर HbA और HbF नहीं होते, उसके सीधा HbS तरह का हीमोग्लोबिन होता है सारा का सारा। अगर सिकल सेल ट्रेट हो, मतलब सिकल सेल होने की आशंका हो बच्चों में या फिर वो हाफ कैरियर हो, उस केस में HbA तो होता है, प्लस में HbS जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का टाइप है वो भी प्रेजेंट होता है ब्लड में। सिकल सेल डिजीज़ HbSC डिजीज़, यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास HbS जीन HbS हमारे पास हीमोग्लोबिन दिखता है और ये सारी चीज़ें हम लोग को दिखती हैं। ये हमने कैसे किया, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे किया, ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की हमने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, ये जो वेल्स हैं इन वेल्स में हमने क्या डाले, अलग अलग बंदों के हमने हीमोग्लोबिन डाले। इसमें डाला नॉर्मल अडल्ट का, इसमें डाला बच्चे का, इसमें डाला सिकल सेल वाले का, इसमें डाला सिकल सेल ट्रेट वाले का, इसमें डाला HbSC डिजीज़ वाले का, इसमें डाला जिसमें सारे पॉजिटिव आएंगे। कंट्रोल, जो कंट्रोल होता है टेस्ट का, वो डाल दिया, ठीक है। अब नॉर्मल वाले में तो एक ही तरह का हीमोग्लोबिन आया, जो बच्चा है उसमें 2 तरह के हीमोग्लोबिन आ गए, जो हमारे पास सिकल सेल डिजीज़ से पीड़ित है उसमें इस तरह का HbS हीमोग्लोबिन आ गया, और जो सिकल सेल ट्रेट से जूझ रहा है उसको उसके अंदर 2 तरह के हीमोग्लोबिन आ गए। तो इतने तरह के हीमोग्लोबिन ब्लड में हो सकते हैं। और एंड में हमने दिखा दिया कि नॉर्मल सीरम प्रोटीन के इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे दिखते हैं। एल्ब्यूमिन ज़्यादा होता है ब्लड में, अल्फ़ा-1 थोड़ा कम होता है, अल्फ़ा-2 अल्फ़ा-1 से थोड़ा ज़्यादा होता है, जो बीटा होता है वो लगभग अल्फ़ा-2 के बराबर होता है, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। उसके बाद ऑटोमेटेड एनालिसिस, ऑटोमेटेड एनालिसिस जो ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है। इसके बाद हम लोग लेक्चर को कर देंगे एंड। ये ऑटोमेशन जो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में ऑटोमेशन का बहुत बड़ा टॉपिक है, और ऑटोमेशन किस तरीके से होती है और कौन कौन से प्रोसेसेस ऑटोमेशन में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम लोग ये सिंपल से कुछ प्रोसेस जान लें जो ऑटोमेशन के दौरान हम मशीन से एक्सपेक्ट करते हैं। सैंपल आईडी, ठीक है, सैंपल आईडी हम लोग पहले उसमें डालते हैं, उसके बाद टेस्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सैम्पलिंग करते हैं, रिएजेंट को डिलीवर करवाना इंश्योर करते हैं, केमिकल रिएक्शन उसमें हो रहा है, मिक्सिंग इंक्यूबेशन उसको इंश्योर करते हैं, मेजरमेंट मतलब विजुअल एंड यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मैंने बताया था ना मशीन किस बेस पे काम करती है, विजुअल एंड यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बेस में काम करती है। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी उसमें काम होता है, ठीक है। केमिल्यूमिनेसेंस के बेस पे भी कई मशीनें रिजल्ट देती हैं, बायोल्यूमिनेसेंस के बेस पे कई मशीनें रिजल्ट देती हैं। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं मशीन यूज़ करती है किस में, मेज़रमेंट करने के लिए, डाटा हैंडलिंग, ठीक है, कंसंट्रेशन कैसे है, एनालाइज़र किस तरीके से स्टोर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। रिपोर्टिंग करती हैं मशीन अपने हिसाब से। उसके बाद ट्रबल शूटिंग, जो किस तरीके से हम लोगों ने उस जो मशीन है उसमें अगर दिक्कतें आ रही हैं तो किस तरीके से रिजॉल्व करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर। हमने बहुत सारे प्रोसेसेस आज पढ़ लिए। ये सारे इतने ही प्रोसेसेस आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने अभी तक क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए प्रीवियस ईयर वाले, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे बहुत जल्द। और ये जितने भी लेक्चर आ रहे हैं इसी तरीके से हर टॉपिक, ये जो मैं जितने लेक्चर ला रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो लेक्चर हमने लाया था इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, तो मैं इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जितने भी आपके MCQ टिल डेट आज तक आए हैं दुनिया में, वो सारे MCQs आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे भी चलने वाले हैं। और ये रहा आज का बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। होप आपको समझ में आया होगा, होप आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, होप आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बाकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आपको एकदम टाइम टू टाइम लेक्चर्स प्रोवाइड करके सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट करवाना, इसकी जिम्मेवारी मेरी। आने वाले कोई भी लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी। टिल देन ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सौरभ झा साइनिंग ऑफ।